हेलो एंड वेलकम टू लतीफ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। दिस इज मी आसिफ रफीक विद लेक्चर नंबर 7 ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सॉरी टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों से मैं लेक्चर प्रिपेयर नहीं कर पाया, बट बिलीव मी इट वाज नॉट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू ब्रिंग हाल्ट टू माई लेक्चर सीरीज़। पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ, जिसकी वजह से मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर नहीं कर पाया। जो ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर ठीक हुआ, आई वॉज फीलिंग बिट अंडर वेदर। मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, आज भी मेरा गला बैठा हुआ है। बट आफ्टर रिसीविंग कॉल्स, आफ्टर रिसीविंग टेक्स्ट्स फ्रॉम लॉट्स ऑफ मनी फ्रेंड्स, आई थॉट इन वेरी पर्टिनेंट टू मेक ए लेक्चर फॉर यू। तो गाइज, मैंने आज आपके सामने एक लेक्चर नंबर 7 लाया है, और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गदर पार्टी एंड गदर मूवमेंट। गाइस, कुछ बुक्स इस टॉपिक को एक साथ गदर पार्टी मूवमेंट के नाम से लिखते हैं, लेकिन मैंने पहले गदर पार्टी को अलग से डिस्कस किया है, उसके बाद मैं गदर मूवमेंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइस, चले बढ़ते हैं अपने लेक्चर के और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद द बैकग्राउंड ऑफ गदर पार्टी। जब मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाया था, उस टाइम भी मैंने पहले आपको बैकग्राउंड दिया था about the Indian National Congress. On the similar lines, I would like to give an insight about the गदर पार्टी की किस तरीके से गदर पार्टी की फाउंडेशन है, एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो गाइस, आपको पता होगा जो 20वीं सदी की शुरुआत थी, उसमें जो ब्रिटेन थे उसके बहुत सारी कॉलोनीज़ हुआ करती थी। एशिया में उनकी कॉलोनीज़ हुआ करती थी, अफ्रीका में ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती, अमेरिका में ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। इसी तरीके से जो कनाडा थी, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ये भी जो ब्रिटेन है इनकी कॉलोनी हुआ करती थी, और इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और जो कि बोथ वेर द कॉलोनीज ऑफ सेम रूल, दैट इज ब्रिटिश। जो इंडियंस थे, दे हैड ईजियर एक्सेस टू इमिग्रेट टू कनाडा, तो उनको ईजीली वो इंडिया को छोड़ के कनाडा जा सकते थे, बहुत ईजी था, क्योंकि बोथ वेर द कॉलोनीज ऑफ सेम रूल। तो जो ही इंडियंस इमिग्रेट करते थे कनाडा, जो ही इंडियंस जाते थे कनाडा, जो ही इंडियंस का नंबर इंक्रीज हुआ कनाडा में, कैनेडियन अथॉरिटी ने 1909 में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई ऑन इंडियन इमिग्रेशन टू कनाडा। यानी कि जो इंडियंस को अब कनाडा में अलो नहीं किया जाएगा, इंडियंस वेर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कनाडा। ये 1909 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन पुट फोर्थ की। उसके बाद जब कनाडा के दरवाजे बंद हो गए इंडियंस के लिए, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काम के सर्च में इंडियंस ने दे रिसॉर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जाना शुरू किया। तो शुरुआत में उनको वेलकम किया गया। शुरुआत में यूएस में भी कनाडा की तरह उनको अच्छे से स्वागत किया गया, लेकिन जो ही यूएस में भी नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इंक्रीज हुआ, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उनको रैशल राइट्स का फेस करना पड़ा, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो इन इमिग्रेंट्स को यूएस पे फेस करना पड़ा था। तो जिस तरीके से कनाडा ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, यूएस ने भी कुछ लॉज लाए इन ऑर्डर टू बार एशियन इमिग्रेटिंग टू द यूएस। उसको हम कहते हैं एशियन एक्सक्लूजनरी लॉज टू बार एशियंस इमिग्रेटिंग टू द यूएस। जो एशियंस थे, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो जापान के हो, चाहे वो चाइना के हो, या चाहे वो एशिया के किसी भी कंट्री के लोग हो, उनको वो यूएस में नहीं आने देते थे, नहीं एंटर होने देते थे। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, इस डैमेज को मद्देनज़र रखते हुए जो जापानीज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट थी, जिनके लोग यूएस में काम करते थे, जिनको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने नेगोशिएट किया विद द अमेरिकन गवर्नमेंट। जो यूएस की गवर्नमेंट उस टाइम थी, उन्होंने उनसे बातचीत की और अपने लोगों से दे सिंपैथाइज्ड विद देम, उन्होंने हमदर्दी जताई
अपने लोगों से। लेकिन जो इंडियंस थे यूएस में, हु वर सेलिंग इन द सेम बोट लाइक चाइनीज़, लाइक जापानीज़, उनकी गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, जिसको हम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं, उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं यूएस में डाली। उन्होंने अपने इंडियंस के लिए कुछ सिंपैथी नहीं रिवील की, कुछ उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे उनके दिमाग में ये आया कि दे बिगन टू एडवोकेट फ्रीडम फॉर देयर मदरलैंड। उन्होंने ये उनके दिमाग में समझ आया कि ये फॉरेन रूल हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं और हमें वी हैव टू ओस्ट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। और इस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे इंडियंस जो कनाडा में थे, यूएस में थे या इन अदर कंट्रीज़ में थे, दे स्टार्टेड एडवोकेटिंग फ्रीडम फॉर देयर मदरलैंड। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे डेवलपमेंट्स की। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तारकनाथ दास जो कि एक स्टूडेंट थे, उन्होंने स्टार्ट किया एक मैगज़ीन जिसका नाम है फ्री हिंदुस्तान इन 1907 इन सेटल। 1907 में तारकनाथ दास ने एक मैगज़ीन पब्लिश किया जिसका नाम है फ्री हिंदुस्तान। इसके अलावा इसने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1911। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फॉर्म की और कब। ये तारकनाथ दास ने 1911 में फॉर्म की। उसके बाद जीडी कुमार और एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, उन्होंने स्वदेश सेवक वैनकूवर जो कनाडा में है एक जगह, वहाँ पर स्वदेश सेवक एक पंजाबी पेपर स्टार्ट किया। इसके बाद श्यामजी कृष्णा वर्मा, उन्होंने लंदन में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी की फाउंडेशन डाली। तो इसी तरीके से जिस तरीके से तारकनाथ दास, जीडी कुमार, कृष्णा वर्मा, इन्होंने अपने अपनी डेवलपमेंट्स की, इसी तरीके से यूएस में एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे जिसका नाम था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो कि एक नेशनल एक्टिविस्ट थे, इसने भी एक मीटिंग अरेंज की। इसने एक मीटिंग बुलाई ऑन 23 अप्रैल 1913 इन एस्टोरिया, जिसमें जितने भी पैट्रियाटिक इंडियंस थे, जितने भी एनलाइटनड इंडियंस थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने शिरकत की। और इसी मीटिंग में जो 23 अप्रैल 1913 में एस्टोरिया में हुई, इसमें एक एसोसिएशन, एक पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट कब एस्टैब्लिश किया गया? 23 अप्रैल 1913 इन एस्टोरिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट आगे चल के अपना नाम बदल के गदर पार्टी रखते हैं। यानी कि जो गदर पार्टी का दूसरा नाम है, एक्चुअल नाम है, वो क्या है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। और इस मीटिंग में इस एसोसिएशन है, इसका प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो सोहन सिंह बकना को चुना गया। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, वो लाला हरदयाल को चुना गया। उसके बाद पंडित काशी राम मरदोली, उसको ट्रेजरर बनाया गया। इसके अलावा जो हेडक्वार्टर सेट किए गए इस एसोसिएशन के, दैट इज हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, वो सैन फ्रांसिस्को मुकर्रर किया गया। गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पूछा जा सकता है। अगर ये भी पूछा जाए कि गदर पार्टी का प्रेसिडेंट कौन रखा गया? सोहन सिंह बकना, क्योंकि गदर पार्टी का ही असली नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट है। और क्यों हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ने गदर पार्टी का नाम रखा, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। इस एसोसिएशन यानी कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ने एक मैगजीन पर स्टार्ट किया जिसका नाम था गदर। गदर अगर हम लिटरली देखें, गदर का मतलब होता है रिवोल्ट या गदर का मतलब होता है मुटनी।
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये गदर था, जो ये मैगजीन स्टार्ट किया है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ने, ये किस लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, ये किस लैंग्वेज में शाया किया जाता था? तो गाइस इसका आंसर है इट वाज ए मल्टीलिंगुअल। ये उर्दू में भी शाया किया जाता था, ये हिंदी में भी शाया किया जाता था, ये पंजाबी में भी शाया किया जाता था और अदर लैंग्वेजेस में ये शाया किया जाता था। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर वाज इन उर्दू एंड वाज पब्लिश्ड ऑन नवंबर 1, 1913। यानी कि जो पहली बार जब गदर को पब्लिश किया गया किस लैंग्वेज में किया गया, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दैट वाज इन उर्दू। और कब किया गया, कब पहला इशू इसका किया गया, दैट वाज ऑन नवंबर 1, 1913। तो चूंकि इस एसोसिएशन ने ये इम्पॉर्टेंट मैगजीन स्टार्ट किया था और ये मैगजीन बहुत मशहूर हुआ, बहुत फेमस हुआ, इसलिए इस एसोसिएशन ने अपना नाम बदल के गदर पार्टी रखा। तो ये गाइस, ये दिस वाज ऑल अबाउट द गदर पार्टी। किस तरीके से गदर पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, इसका रियल नेम क्या है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका सेक्रेटरी कौन है, ट्रेजरर कौन है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कुछ इम्पॉर्टेंट अदर लीडर्स हु वर एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो गाइज ये आपको एक दो बार इनको पढ़ना है, आपको इजीली याद रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट लीडर जो मैंने आपको बोला है लाला हरदयाल। दूसरा इंपॉर्टेंट लीडर सोहन सिंह बकना, अगेन ये मैंने आपको बोला है। तीसरा इंपॉर्टेंट लीडर दैट इज रामचंद्रा। फोर्थ बाई परमानंद। फिफ्थ करतार सिंह साराभाई, जिसको फिर इंडिया में भेजा गया फॉर लॉन्चिंग द गदर मूवमेंट। भगवान सिंह, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे। गाइस ये कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जिनके नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद यही गदर पार्टी इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च करता है दैट इज़ गदर मूवमेंट। अब हम इसको डिस्कस करेंगे क्यों गदर मूवमेंट को इंडिया में लॉन्च किया गया। तो गाइस 1913 में गदर पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई। 23 अप्रैल 1913 एस्टोरिया में एक मीटिंग होती है, वहाँ पर एक एसोसिएशन बनती है और वो एसोसिएशन आगे चल के गदर पार्टी बनती है। तो कुछ एक साल के बाद 1914 में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कोमागाटा मारो इंसिडेंट और सेकंड इम्पॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड वार। कोमागाटा मारो इंसिडेंट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इन द इंडियन हिस्ट्री और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके मुतालिक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए शेयर किए हैं। पहला पॉइंट, इट वाज नेम ऑफ जापानीज शिप इन योकोहामा एंड हायर्ड बाय बाबा गुरदीप सिंह। ये कोमागाटा मारो जो है ये एक शिप का नाम है जो जापानीज शिप था, जो योकोहामा में एक शिप था और इसको हायर किया था, इसको किराए पे लिया था एक पंजाब के एक सिख ने जिसका नाम था बाबा गुरदीप सिंह। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये शिप था इसमें 376 पैसेंजर्स थे जिसमें 246 थे, 24 मुस्लिम्स थे और 12 हिंदूज थे जो इस शिप में सफ़र कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग ऑन दिस इन दिस शिप फ्रॉम जापान टू कनाडा, जो मैं आपको अभी बोलूँगा जापान टू वैनकूवर। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शिप कहाँ से जा रहा था, इट वाज गोइंग ऑन फ्रॉम जापान से निकला। उसके बाद सिंगापुर से ये वैनकूवर पहुंचा 23 में 1914। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोमागाटा मारो शिप जो है वो कब कनाडा में जो वैनकूवर एक जगह है वो कब अराइव हुआ, 23 में 1940। उसके बाद जब ये शिप
कनाडा के वैनकूवर में पहुंचा। द शिप वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द पोर्ट ऑफ कनाडा, लेकिन जो कैनेडियन अथॉरिटी हैं उन्होंने इस शिप को अलाउ नहीं किया, एंटर नहीं किया कनाडा में। और इस शिप को कहा गया कि आप हार्बर में सिट कीजिए, आप हार्बर में बैठिए फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए इसको बिठाया गया हार्बर में। ओनली 24 पैसेंजर्स को अलो किया गया कि आप कनाडा में एंटर हो जाए। जो बाकी पैसेंजर्स थे उनको अलो नहीं किया गया। और 2 मंथ्स के लिए विदाउट एनी फूड आफ्टर प्रिवेशन ऑफ 2 मंथ्स, इसको कहा जाता है कि आप अब कनाडा में नहीं रह सकते हैं, आपको वापस जाना है अपने कंट्री। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो है दैट इज़ वर्ल्ड वार फर्स्ट। इसी साल 1914 में एक और इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है दैट इज़ वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 में एंड होता है। और इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस वार ब्रिटिश ऑर्डर करता है कि जितने भी शिप्स हैं उनको वापस आना है इंडिया, क्योंकि कोमागाटा मारो ये भी एक शिप था इंडियंस का ही, इंडियंस में इसी में ट्रैवल करते थे। उनको भी कहा गया कि आप वापस इंडिया, आप रिटर्न इंडिया आ जाइए। तो शिप वापस आता है सितंबर 1914 में, ये बजबज पॉइंट पोर्ट इन कलकत्ता में पहुंचता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोमागाटा शिप वापस आता है तो ये किस पॉइंट पे रुकता है, ये किस पॉइंट पे पहुंचता है, तो बजबज पोर्ट इन कलकत्ता। कब? सितंबर 1914। इसके बाद जब ये बजबज पोर्ट में पहुंचता है, उसके बाद पैसेंजर्स को देवर फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाता है कि आप पंजाब बोर्ड ट्रेन में चढ़े। जो पैसेंजर्स रिफ्यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि हम इस ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, पहले हम कनाडा में रोके गए। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ प्रिवेशन, ना कुछ फूड ना कुछ और, हमें वापस भेजा गया। अब हमें कहा जाता है कि हम पंजाब बोर्ड ट्रेन पे चढ़े। तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया, जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने यूज्ड पुलिस एक्शन, और इस इंसिडेंट में, इस कॉन्फ्लिक्ट में 22 पर्सन्स वर डाइड। तो बहुत सारा नुकसान हुआ, 22 पर्सन्स इस पुलिस एक्शन में, इस कॉन्फ्लिक्ट में मर गए। दे वर डेड बाय द पुलिस एक्शन, जिसकी वजह से जो गदर पार्टी के लीडर्स थे दे वर इन्फ्लेम्ड, उन्हें बहुत दे वर एंगर्ड बाय दिस इंसिडेंट, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल ओस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद जो गदर लीडर्स थे उनको गदराइट्स कहा जाता था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक वायलेंट मूवमेंट लॉन्च करेंगे इंडिया में, जिसको हम नाम देते हैं गदर मूवमेंट इन इंडिया। और इस गदर मूवमेंट या इस गदर मुटनी, उसको दूसरा नाम गदर मुटनी या गदर रिवोल्ट कहते हैं, इसका डेट फिक्स किया गया 21 फरवरी 1915। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 21 फरवरी 1915 वाज द डेट फिक्स्ड बाय द गदराइट्स फॉर द गदर रिवोल्ट इन इंडिया। तो जितने भी गदराइट्स थे, जितने भी गदर पार्टी के लीडर्स थे, दे वर आस्क्ड टू गो टू इंडिया। करतार सिंह साराभाई और रहबर दयाल गुप्ता, उनको इंडिया भेजा गया। करतार सिंह साराभाई, रहबर दयाल गुप्ता, उनको इंडिया भेजा गया। उसके बाद लेकिन जो ये गदर मूवमेंट है इसको क्रैश किया गया, जो मैं आपको अगले स्लाइड में बोलूँगा। उसके बाद जब ये लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, उसके बाद राज बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल को कहा गया कि आप इस मूवमेंट को इंडिया में हेड कीजिए, आप इस मूवमेंट को इंडिया में लीड कीजिए, जो कि उस टाइम बंगाल में थी। राज बिहारी बोस और सचिन सन्याल उस टाइम बंगाल में थे, और उनको कहा गया कि आप इस मूवमेंट को लीड कीजिए, आप इस मूवमेंट को हेड कीजिए। लेकिन गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला कि इस मूवमेंट को ख़त्म किया गया। जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी, ब्रिटिश CID थी, दे क्रश्ड द मूवमेंट। उनको पहले ही पता लगा कि इस डेट पे वो यहाँ आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिवोल्ट, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ मुटनी इन इंडिया। उसके बाद इस मूवमेंट को क्रश करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्ट
लॉन्च किया गया इंडिया में, दैट इज़ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। गाइज इस एक्ट को मार्च 1915 में लॉन्च किया गया गदर मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। और इस एक्ट के तहत वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, वो किसी को भी डिटेन कर सकते थे विदाउट ट्रायल, जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया, बहुत सारे लीडर्स को डिपोर्ट किया गया और 45 ऑफ देम वायर हैंग्ड, जिनमें 45 को फांसी दी गई। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है, दैट इज इन 2008 कैनेडियन अथॉरिटीज अपोलोजाइज्ड फॉर कोमागाटामारो इंसिडेंट। 2008 में जो कैनेडियन अथॉरिटी थे उन्होंने इंडिया में आके उस टाइम 2008 में अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी कि जो कोमागाटामारो इंसिडेंट है जिसमें 22 पर्सनस डाइड, ये हमें नहीं करना चाहिए था, हमें उस शिप को नहीं रोकना चाहिए था। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है क्योंकि जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो कन्वेंशनल हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये नया पॉइंट है, पूछा मैंने, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में ऐड किया है। और जो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है इसी का एक एक्सटेंशन आप आगे चल के रिवॉल्ट एक्ट देखोगे, जब इस एक्ट को ख़त्म किया जाता है और नया एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है रिवॉल्ट एक्ट, जो मैं आपको इन माय सबसेक्वेंट लेक्चर्स आई विल ब्रिंग ए डिटेल लेक्चर ऑन रिवॉल्ट एक्ट। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट गदर पार्टी एंड गदर मूवमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पिंग यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और हमारी चैनल लतीफ़ सर्स कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक और चैनल है, अगर आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवाना चाहते हो, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो नॉलेज हब एक और चैनल यूट्यूब पे है जिस पे रफ़ीक सर पढ़ाते हैं और माय ब्रदर रमीज़ सर पढ़ाते हैं। बहुत एफर्ट्स डालते हैं गाइस, मॉक टेस्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।